हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार का जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत सारे AIR 1, 2, 5, 6 इनकी इंटरव्यूज और बहुत सारे 100 परसेंटाइल मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स की इंटरव्यू मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। तो आज इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज है हमारे साथ अंजलि मलिक, जिन्होंने कॉमर्स में JRF क्रैक किया है और पेपर 1 में इन्होंने 100 परसेंटाइल का स्कोर है वो अचीव किया है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा था अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो अंजलि, स्वागत है सबसे पहले आपका। Thank you so much, sir, for inviting me this platform. तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो हर किसी से मैं पूछता हूँ कि जब रिजल्ट देखा तो वो मोमेंट कैसा था, बस आप उस मोमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। सर एक्चुअली जब रिजल्ट आया उस टाइम मैं मार्केट में वेडिंग शॉपिंग कर रही थी। ओके। सो मुझे पता नहीं था रिजल्ट आ चुका है। व्हाट्सएप पे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, हो गया JRF तेरा। तो तब मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा रिजल्ट आ चुका है। एंड आई लिटरली स्टार्टेड जंपिंग इन दी शॉप। तो बहुत खुशी वाला मोमेंट था सर। ओके। तो और मेरी फैमिली, मेरी मदर, सब लोग सुन के बहुत खुश थे। ओके, सो मतलब एक्सपेक्ट किया था कि हो जाएगा? सर एक्सपेक्ट हाँ किया था, मतलब प्रिपरेशन तो उस तरीके से की थी, लेकिन जब मैंने एग्जाम दिया था तब मुझे ये नहीं लगा था कि मैं JRF क्रैक कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। नेट तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ, उस टाइम भी मैं बॉर्डर पे रह गई थी, कट ऑफ परसेंटाइल के बॉर्डर पे। तो इस बार जो पेपर गया था मेरा, उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस छोड़ आई थी, तो तब मुझे लगा नहीं था कि JRF पक्का होगा या नहीं होगा। लेकिन पेपर 1 में मेरा ज्यादा अच्छा स्कोर रहा, उसकी वजह से मेरा JRF इस बार हो गया। ओके, तो इस वजह से पेपर 1 में 100 परसेंटाइल मैक्सिमम स्कोर है वो आपको मिला। तो चलिए शुरू हाँ करते हैं। जी। पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो अपनी स्टडी से रिलेटेड। सो मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। मेरी जो मैंने B.Com ऑनर्स किया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है, और जो मेरी मास्टर्स है M.Com वो मेरी MDU रोहतक से ही हुई है। ओके। अभी सितंबर 2021 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई। ओके, तो मतलब रिसेंटली ही आपने मतलब साथ ही पढ़ाई कर रहे थे और साथ ही अपने अपने एग्जाम दिया, राइट? हाँ जी, साथ ही पढ़ाई कर रही थी मैं और साथ ही एग्जाम दिया था। फर्स्ट ईयर में मेरा नेट ऑलरेडी क्लियर हो गया था। इस बार भी शायद साथ के साथ हो जाता, लेकिन एग्जाम भी काफी बार पोस्टपोन हुआ, उस वजह से बाकी हो गया। ओके, चलिए। तो जैसे आपने बोला कि आपने इससे पहले भी नेट का एग्जाम दिया था, तब आपका सिर्फ नेट क्रैक हुआ था, मतलब JRF नहीं हुआ था। हाँ जी। तो मतलब हाँ पहले जी। से ही था कि हमें टीचिंग में जाना है, या कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि मुझे इस नेट का एग्जाम देना चाहिए, या इस एग्जाम के बारे में आपको कैसे पता चला? सर जब लॉकडाउन हुआ ना, तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि हाँ मुझे इस तरफ जाना है या ऐसी कोई फील्ड भी होती है। तो लेकिन जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन देना स्टार्ट किया। तो आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट। मैं 11th 12th क्लास को पढ़ाने लग गई, छोटे बच्चों को भी पढ़ाती थी, लेकिन वहां से मुझे लगा हाँ टीचिंग लाइन भी मेरे लिए बहुत अच्छी है। ओके। इससे पहले तो मैं SSC वगैरह के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन उसके एग्जाम्स भी बार बार पोस्टपोन हो रहे थे। और उसी टाइम मुझे पता चला कि नेट के फॉर्म्स फिर से रीओपन हो रहे हैं, आपको भरना चाहो तो आप भर सकते हो। तब मैंने सर नेट का फॉर्म भरा था और तब मेरा क्लियर हो गया था। ओके, तो मतलब आप लॉकडाउन की वजह से बच्चों को पढ़ाया और तब आपको लगा, रियलाइज हुआ कि हाँ मुझे भी पढ़ना हाँ चाहिए जी, या पढ़ाना टीचिंग में चाहिए। पोटेंशियल है। ओके हाँ ओके। जी। तो मतलब वही है कि कोई ना कोई मोमेंट आता है जब आपको रियलाइज हो जाता है वो सारी चीजें जो शायद आपको पहले उस मोमेंट से नहीं पता होती कि आप इस ये काम करने के कैपेबल भी हो। तो हम हाँ अभी जी। एग्जाम से रिलेटेड बात करेंगे, थोड़ा हर चीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा पेपर 1, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पेपर 1 गेम चेंजर है और आपका पेपर 1 में ही 100 परसेंटाइल आया हुआ है। तो पेपर 1 की प्रेपरेशन आपने कैसे की थी, आप उस चीज को थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ जी, देखिए सर, पढ़ा तो मैंने पिछली बार भी था, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो नहीं हो पाया था। तो मैंने सबसे पहला मेरा स्टेप यही था कि बैठ के एनालाइज किया कि मेरी कमी कहाँ आई है। तो सर 3 चीजें मुझे लगता है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, आपकी मोटिवेशन, आपका हार्डवर्क और आपकी गाइडेंस।
सर हार्ड वर्क तो मैं कर रही थी, लेकिन मेरे पास गाइडेंस नहीं थी। मैं वो हार्ड वर्क कौन सी डायरेक्शन में कर रही थी वो मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद सर मैंने यूट्यूब वीडियोस ऐसे ही काम करते करते मैं यूट्यूब वीडियोस प्ले कर देती थी पेपर वन के लिए, कि आगे मुझे किस तरीके से कौन सा टीचर मुझे पसंद है। सर मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं पेपर वन के लिए अलग अलग। सर टीचिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे हायर एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे रिसर्च एप्टीट्यूड में भी प्रॉब्लम आ रही थी, कॉम्प्रीहेंशन डीआई मैथ्स ये मेरा पहले से अच्छा था, लेकिन जो थियोरेटिकल पोर्शन है मुझे वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ने में, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग। वो तो कितनी बारी आप बुक से पढ़ो समझ ही नहीं आ रहा था। फिर ऐसे ही मुझे आपकी एक वीडियो लॉजिकल रीजनिंग की ही मिली, मुझे वहां से समझ आया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ एटलीस्ट सिर्फ पेपर वन के लिए मुझे कहीं से कोचिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये अकेले मेरे सेल्फ स्टडी से मुझसे नहीं हो रहा था। तब सर मैंने अन अकेडमी प्लस ज्वाइन किया था और मैंने पेपर वन की पूरी तैयारी वहीं से की है। ओके, तो मतलब पेपर वन आपको इस तरीके से तो पता चला। अभी उस जैसे आपने बताया कि आपको डीआईआरसी वगैरह में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि आप आर एसएससी वगैरह की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हाँ बाकी जी। किसी और यूनिट में आपको लगता हो कि मुझे प्रॉब्लम थी और उसको आपने किस तरीके से क्लासेस के थ्रू कवर किया, या क्या आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी रही? सर स्ट्रैटेजी तो पहली मेरी यही थी कि एजुकेटर ऐसा ढूंढना, क्योंकि अगर आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं। जी तो जी। वो भी सर एक तरीके से टाइम वेस्टेज है, आज आप यहाँ से कर रहे हो, आज थोड़ा सा आप वहां से कर रहे हो। तो मेरी स्ट्रैटेजी बस इतनी थी कि उस चीज को आप पूरा करो एक ही एजुकेटर से, बाकी प्रैक्टिस आपकी अपनी होगी। जी जी। तो सर मैंने सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग है अपनी वो कंप्लीट की। आपकी सारी वीडियोस मैंने देखी, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए सर, जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही थी मैंने उसको फिर से नेट के थ्रू इंटरनेट पे सर्च करके फिर मैंने उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया, और इस तरीके से मैंने पेपर वन की तैयारी कंप्लीट की मेरी। ओके, तो पेपर वन में आपको जैसे ज्यादातर लोगों को हायर एजुकेशन और पीपल और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, आपके लिए भी क्या प्रॉब्लम एरिया था वो? सो बिल्कुल था, जैसे मैंने बताया थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी था वो मेरे लिए प्रॉब्लम एरिया था। तो उसके लिए भी पीपल और एनवायरनमेंट, जो मैंने ऐसे यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी उसमें ये था कि बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है, वो पहले से ही कह रहे थे। तो फिर मैंने उसे लिमिटेड रखा, जितनी आपने क्लासेस करवाई मैंने वही नोट्स बनाए और उन्हीं में से मैंने पढ़ा। मैंने ज्यादा इधर उधर भागने की कोशिश ही नहीं की। तो जितना मेरे पास लिमिटेड था उसी को मैंने 3-4 बार रिवाइज किया। मैंने ज्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की उन यूनिट्स के लिए। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड रखा अपने आप को उस यूनिट को लेके, बट जितना पढ़ा उसको अच्छे तरीके से पढ़ा कि वहां से एटलीस्ट आप हाँ, उसको सर मैंने 4 से 5 बार रिवाइज बिल्कुल किया, अपने खुद के नोट्स बनाए और खुद के नोट्स ही बार बार मैंने रिवाइज किए। ओके। मैंने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे। ये तो रहा आप लोगों का पेपर वन से रिलेटेड आपकी स्ट्रेटेजी। पेपर टू क्योंकि आपका कॉमर्स है, तो कॉमर्स के लिए आपने किस तरीके से शुरू किया? सो कॉमर्स जैसे बहुत वाइड है, और कॉमर्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी बस इतनी थी कि आपकी बुक्स हैं, मैंने सिर्फ अपनी बुक्स जो एमकॉम की बुक्स हैं वो रेफर की, और साथ के साथ सर मैंने उसके लिए भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, उनको करना स्टार्ट किया, और फिर ये देखा कि मैं अगर गलत कर रही हूँ तो मैं किस वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक बार पहले नेट का पेपर दे चुकी थी। तो मुझे उससे रियलाइज हो गया था कि आपके आता तो सब कुछ है, वही बात है आप पढ़ के तो सब कुछ गए होते हो, लेकिन जब वो क्वेश्चंस है किस तरीके से पूछेगा वो आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी था। तो फिर मैंने उसके लिए क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस किए सब बहुत ज्यादा। ओके, तो मतलब बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी, आप उस चीज पे स्टिक रहे। अब देखिए, हाँ क्योंकि जी। हमारा सिलेबस है एक तो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है ना, वाइड होने की वजह सब से बहुत ज्यादा कवर वाइड। करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। टाइम प्रॉब्लम्स भी हैं, पेपर वन और पेपर टू को कवर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहा कि पेपर वन भी आपका साथ साथ में चलता रहे, पेपर टू भी आपका साथ साथ में चलता रहे? तो आपने इसके लिए स्पेसिफिकली क्या किया था? सो मैंने पेपर वन के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैं उसे पेपर वन को रेगुलरली करूंगी। तो सर सुबह 1 घंटा या 2 घंटा मैं सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत पेपर वन की तैयारी से ही करती थी, बाकी रेस्ट ऑफ द डे मैंने बाकी एक्टिविटीज को दिया था, कहाँ मुझे पेपर टू करना है या क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। लेकिन मेरा फर्स्ट और सेकंड आवर इन द मॉर्निंग पेपर वन के लिए ही था।
ओके, तो मतलब दोनों चीजों को साथ में लेके हो गया था एडजस्टमेंट, आपको लगता है कि हाँ सही हाँ तरीके जी, से मैंने आपने चीजों को। रेगुलर किया था। आप चाहे 1 घंटा दो या फिर आप 2 घंटा दो, लेकिन जितना दो उसको कंसंट्रेशन के साथ दो। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी वो स्टूडेंट्स के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 4 घंटे 5 घंटे उसी चीज को पकड़ के बैठे रहो। आप कुछ भी पढ़ रहे हो एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए और उसको फोकस होके पढ़िए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको आप सब बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, बात करते हैं हम नोट्स की, है ना। नोट्स नोट्स की इंपॉर्टेंस है, मतलब इस चीज को लेके अलग अलग लोगों के अलग अलग थॉट्स हैं। कुछ लोग होते हैं वो हाईलाइट करना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं वो नोट्स बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं वो बहुत क्रिस्पी नोट बनाना पसंद करते हैं, कुछ लेंदी नोट बनाना पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी नोट्स के रिलेटेड स्ट्रेटेजी है वो क्या रही थी, और जो स्टूडेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए, और नोट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपको लगता है? सर, नोट्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए, तो आप नोट्स बनाइए, इस तरीके से बनाइए कि वो एटलीस्ट आपको समझ आए। जहां तक मेरा सवाल है सर, मैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मेरे नोट्स बनाती हूँ। मैं अगर क्लास ले रही हूँ, मैं या बुक से पढ़ रही हूँ, तो मैं साथ के साथ उनको नोट्स बनाती हूँ। फिर जब रिवीजन का टाइम आता है सर, तब मैं एक पेंसिल लेती हूँ, मैं दोबारा उसको पढ़ती हूँ। अगर मुझे वो समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं आता है तो फिर मैं उसे इंटरनेट से फिर से चेक करती हूँ। कोई एडिशनल पॉइंट अगर इंटरनेट से निकल के आते हैं तो मैं सर उसे पेंसिल से साइड में ही लिख देती हूँ या फिर स्टिकी नोट से कर देती हूँ। तो नोट्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और दूसरा कि आप नोट से ही बार बार रिवाइज करोगे उस चीज को। मतलब नोट्स की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये भी है कि जैसे अगर किताब है, कुछ लोग तो किताब ही छाप देते हैं, तो आप आपके नोट्स नहीं कैसे सर, होते अगर आप, हैं? सर मेरे नोट्स ऑर्गेनाइज्ड और बहुत छोटे। आप सिर्फ जो मेन पॉइंट है सिर्फ उस चीज को लिखिए। पूरा का पूरा किताब अगर छापना है तो आप किताब से ही। मेरे नोट्स सर इस तरीके से थे कि अगर मुझे लास्ट मिनट भी रिवीजन करनी पड़े तो वो पॉसिबल हो पाए। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सब स्टूडेंट्स ने अभी तक जितने भी मैंने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लिए, सभी इस पॉइंट पे तो एग्री करते हैं कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, बट नोट्स को सही तरीके से बनाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमें नोट्स यस सर। बना तो लेते हैं, मगर उसको तो अगर हम सही तरीके से नहीं बनाते हैं तो भी एक प्रॉब्लम है, वो एरिया है वो बन जाता है। तो देखिए, आपने तो इससे पहले भी एग्जाम दिया था, तब पैटर्न थोड़ा अलग था, इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ, कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न या पेपर वन से रिलेटेड पैटर्न। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, आपको क्या लगता है कि उन उन क्वेश्चंस का कितना बड़ा रोल है आपकी सक्सेस में? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे लगता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आप रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो पढ़ते हो आपको उसको टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। और वो टेस्ट एनटीए किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है या क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, जब आप रेगुलरली उनको सॉल्व करोगे तो आप शायद एक पैटर्न भी नोटिस कर पाओ कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करेंगे, सो मैंने मॉक्स भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही लगाए थे। ओके। तो मैंने बस सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, मैंने नोटिस किया कि किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है और आगे किस तरीके से हो सकता है। जैसे इस बार है पेपर 2 में बहुत ज्यादा असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आए तो पिछली बार भी थे, इसीलिए मैं मुझे लगा कि यही प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस किए हैं सर। ओके, तो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब चाहे कोई कितना भी बोलता रहे कि पैटर्न चेंज हो गया ये हो गया, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता कि यार मैं प्रीवियस ईयर नहीं सर, आप वगैरह उन्हें इग्नोर नहीं कर कर सकते। सकते हैं, राइट? हाँ तो जी। प्रीवियस ईयर देखिए, वो उस पे तो हम भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं हमेशा बच्चों को, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको ही बेस बना के आपका जो पेपर है वो पूछा जाता है। अब देखिए, अभी तो आपने बताया कि आपने प्रीवियस ईयर को मॉक में भी दिया, उसके साथ एक्स्ट्रा भी आपने मॉक टेस्ट दिए थे पेपर वन से या टू से, क्योंकि प्लस में आपको और भी बहुत सारे मॉक्स हैं वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं, वीकली होते हैं, है ना। स्कॉलरशिप वगैरह के टेस्ट भी चलते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप उन मॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस रही है? मतलब मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है, क्योंकि मॉक को लेके भी ना स्टूडेंट्स के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं। कुछ लोग मॉक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, फाइनल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, या फिर मॉक में बहुत उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं बट फाइनल में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं मॉक टेस्ट को लेकर?
सो मैंने मॉक्स दिए हैं, लेकिन जैसे आपने बोला मैं मॉक्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। ओके। अगर वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन था, किस वजह से था, मुझे समझ नहीं आता था। लेकिन फिर मॉक्स हैं सर, मैंने उन्हें एनालाइज करना शुरू किया कि मैं अगर उस चीज को गलत कर रही हूँ तो मैं वो किस वजह से कर रही हूँ। तो मैंने मॉक्स के लिए भी सर एक अलग नोटबुक बनाई थी, उसमें जो मैंने गलत क्वेश्चंस किए थे उसके बारे में लिखा था। लास्ट में सर मैंने लास्ट के जो 10 डेज था तो उसमें मैंने उस चीज को रिवाइज भी किया। ओके, तो मॉक्स में मतलब मॉक्स को सीखने के लिए लगाया, ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे टॉप करना है या मुझे बहुत स्कोर करना है, राइट? नहीं सर, मैंने सिर्फ सीखने के लिए लगाया, मैंने अपनी गलतियां छांटने के लिए लगाया मॉक्स। कि और मॉक्स कितनी भी सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज मुझे प्लस से मिली है, तो आपको लगता है थैंक यू कि फॉर दैट। फाइनल में भी ऑनलाइन होने की वजह से टाइम मैनेज करने में काफी हेल्प होती है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं, राइट? में काफी हेल्प हो जाती सो है मॉक बिल्कुल टेस्ट। होती है, वरना पता नहीं चलता कि किस तरीके से टाइम चला गया। ऊपर से जब हम पेपर देने के लिए बैठते हैं तो सब मॉक्स हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी है और उस चीज से है, वो तो हम रेगुलरली करते आते हैं तो हमें पता होता है किस तरीके से करना है। लेकिन वही चीज अगर ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड हो जाती है तो उसके लिए सर पहले प्रैक्टिस चाहिए। ओके, तो जरूरी है मॉक टेस्ट भी देने, बट मॉक टेस्ट को एज अ मॉक ही देना चाहिए, बस सीखने के लिए देना चाहिए और अपना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मॉक टेस्ट देने जरूरी है। यस बट सर। अगर हम ऐसा है कि मॉक में हमने बहुत अच्छे नंबर ले लिए और हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या मॉक में बहुत खराब किया और हम अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इट्स लाइक हम मॉक को सिर्फ एनालिसिस करने के लिए देंगे। हाँ जी। मॉक हाँ टेस्ट जी। की बात होगी, प्रीवियस ईयर की भी बात होगी, नोट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब बात एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिपरेशन करते हुए हम हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है? फिर चाहे वो पेपर 1 से रिलेटेड हो, चाहे वो पेपर 2 से रिलेटेड। और हमारा दिमाग इतना तेज नहीं है कि हम सारी चीजों को याद रख सके, है ना? हमें चीजों को रिकॉल करना पड़ता है, हमें चीजों को रिवाइज करना पड़ता है। मतलब मैं बेसिकली रिवीजन के पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जो रिवीजन है वो कितनी जरूरी है, और रिवीजन ने आपकी इस एग्जाम में या ये जो आपका जेआरएफ हुआ उसमें कितना बड़ा रोल प्ले किया? रिवीजन की स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली क्या थी आपकी? सर रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें। तो सर मैं वीकली तो पढ़ती थी। अगर जो मेरा वीकेंड्स हैं सैटरडे और संडे, सर उसमें मेरा एक ही काम होता था कि जो मैंने इस हफ्ते नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना, उनके बारे में एडिशनल पॉइंट्स हैं वो लिखना, या फिर उनके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो सर मैं वीकली रिवीजन करती थी। कई बार तो मुझे उतना भी, अब इतना वास्ट सिलेबस है तो होता है कि आप सुबह पढ़ रहे हो तो वही चीज आपको शाम को भी फिर रिवाइज करके सोना पड़ता है। मतलब तो मैंने रिवीजन की एक रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंट है सर। आपको लगता है कि हाँ रिवीजन जी, बहुत के लिए एक इम्पोर्टेंट। अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? क्योंकि बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं, ठीक है? काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। वो सिलेबस खत्म करने पे लगे रहते हैं कि फटाफट से बस सिलेबस खत्म हो जाए, बट कहीं ना कहीं रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से वो उस चीज को कवर नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, सिर्फ वही बात है, आप कम पढ़ो लेकिन जितना पढ़ो उसको 10 बार पढ़ो, ताकि वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठे। आप इस तरीके से उसे बिठाओ कि अगर सामने वाले को समझा रहे हो तो वो भी पॉसिबल है। ओके अंजलि, एक और पॉइंट यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप आपने तो चलो एक एग्जाम ये पहले भी दिया था, आपका ये सेकंड अटेम्प्ट था, पहले नेट क्लियर हो गया था, तो आपके लिए चीजें थोड़ी आसान थी क्योंकि आप पहले नेट क्लियर कर चुके थे। बट फिर भी एग्जाम इतनी बार पोस्टपोन हुआ, मई से लेके जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर सब, मतलब आपने देखा ही है कि वो बहुत एक लंबा यस टाइम सर। फ्रेम चला गया था। और इस टाइम के दौरान हम कंसिस्टेंसी है, ह्यूमन नेचर है, हम डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है? वो छोटी से छोटी चीज भी कई बार हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और 1-2 घंटे कब चले जाते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता है। अब इंस्टाग्राम वैसे ही चेक करते हो, 2-3 घंटे कब चले जाते हैं हमें खुद ही पता दो नहीं तीन चलता। घंटे चले। तो आपके लिए वो चीजें मतलब कैसी थी? आपको लगता था कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, या फिर मोटिवेशन के लिए क्या किया आपने? सो बिल्कुल, ये पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, 3 चीजें मुझे लगता है होनी चाहिए: मोटिवेशन, हार्डवर्क और गाइडेंस। सर जब लॉकडाउन
फिर से हो गया था, मेरा एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहा था। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी बार बार पोस्टपोन हो रहे थे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था मैं आगे कहाँ अप्लाई करूंगी, कैसे मेरा पीएचडी पूरा होगा, खाली नेट से कैसे काम चलेगा। तो सर उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन बहुत हो जाता है। बिल्कुल। तो उस चीज के लिए सर एक तो जो प्लस है उसमें आपकी रेगुलर क्लासेस होती है। मैंने सिर्फ इतना ही डिसाइड किया कि अगर मैं आज सिर्फ इतना पोर्शन भी करूंगी तो भी मेरे लिए काफी है। एग्जाम जिस दिन होगा, क्योंकि मेरा पहले हो चुका था तो सिलेबस तो मेरा कंप्लीट था, लेकिन उसी को मुझे शार्प करना था, अपने स्किल्स को फिर से शार्प करना था और उन्हें शार्प हुए रखना भी था। जी जी। क्योंकि टाइम गैप इतना हो जाता है, आप 10 दिन अगर छोड़ दो तो आप भूल जाओगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हाँ जी, तो फिर मैंने यही था कि मोटिवेशनल वीडियोस मैं बहुत सुनती थी, आपकी यूट्यूब पे भी जो आती है ना बार बार कि हाँ करते रहो करते रहो करते रहो, मोटिवेशन और गाइडेंस सर। और मुझे लगता है इसी वजह से मेरा इस बार जेआरएफ क्लियर हो पाया है। ओके, नहीं तो ये एक बहुत बहुत सारे लोगों की सक्सेस और फेलियर दोनों के लिए एक रीजन बना है ये एग्जाम जो पोस्टपोन हुआ। जो लोग अपने आप को पोस्टपोन हुआ है, यस संभाले सर, जो रखे क्योंकि कंसिस्टेंट टाइम रह मिल गए। गया ना। चलिए, तो ये भी आपने बताया कि क्योंकि आपने तो स्टार्टिंग में बताया, जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ कि बिलीव, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन, उसी तरीके से आपने बताया कि मोटिवेशन, गाइडेंस और हार्ड वर्क है। वही हम हर किसी का अपना एक फंडा होता है। हम हमें जिस चीज से मतलब हम यस सर। हमारी एक लाइफ का एक वो एक सिनेरियो हो जाता है। हम उस तरीके एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि हम इस तरीके से चीजों को समझते हैं, इस तरीके से चीजों को सीखते हैं। अब ये तो सारा वो प्रेपरेशन का फेज रहा। उसके बाद जो मैं लास्ट क्वेश्चन हर स्टूडेंट से पूछता हूँ ना, वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है लास्ट में पूछने का। रीजन ये है क्योंकि एग्जाम हुआ है, मतलब आप एग्जाम में जब बैठे हो, एग्जाम से एक दिन पहले तक आप मतलब आप मुझे दोनों दिन के बारे में बताइए। एग्जाम से एक दिन पहले क्या किया, कैसा सोच रहे थे, और जब आप एग्जाम हॉल में गए, वो जो 3 घंटे का टाइम था, उसको आपने अपने आप को न्यूट्रल कैसे रखा? सर एग्जाम्स एक दिन पहले हाँ थोड़ा बहुत एंग्शियस था, लेकिन एग्जाम से पहले मेरी किसी भी एग्जाम से पहले स्ट्रैटेजी होती है कि 5 बजे बुक्स को बंद कर दो। उसके बाद मैं कुछ नहीं करती सर। उसके बाद हाँ थोड़ी बहुत यूट्यूब पे फनी वीडियोस देख लिया और वो, और जल्दी सो जाती हूँ सर उस दिन। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के अपना बढ़िया से तैयार होके मैं एग्जाम सेंटर गई सर, और उसमें मैंने अंदर घुसने से पहले सोच लिया था चाहे ना हो, चाहे ना हो मुझे बस काम रहना है। क्योंकि सर जो एंग्शियस होता है ना वो हमसे गलतियां करवाता है, बिल्कुल जो आपका बिल्कुल। एंग्शियस नेचर होता है। तो मैंने यही सोच लिया था कि इस बार नहीं भी हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अगली बार फिर से उतनी ही मेहनत करके दूंगी, बस गलती मत करके आना, अंदर गलती मत करके आना। तो सर मैंने पेपर बहुत कामली दिया। अगर क्वेश्चन नहीं आता था तो मैंने उसे रिव्यू किया और आगे बढ़ा उसे। मतलब अगर नहीं आ रहा तो मैंने खुद को डीमोटिवेट नहीं होने दिया। मैंने बस हर टाइम यही सोचा कोई बात नहीं, नहीं होगा अगली बार हो जाएगा, पर आप यहाँ पे गलती मत करना। ओके, तो कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन आपका अपना एक तरीका था, अपने आप से बात करना। हम हमें लगता है कि हाँ, अगर आप दुनिया में किसी सबसे ज्यादा एक्सपर्ट बंदे के साथ बात करना, तो आपसे एक्सपर्ट कोई नहीं होता। और ये बात प्रूव हुई है कि आप पेपर में अपने आप के साथ बात कर रहे थे। कोई नहीं, अटेम्प्ट मैं एक और दे दूंगी, बट यहाँ पे मुझे एंजाइटी नहीं चाहिए, हाँ यहाँ पे जी। मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं चाहिए ना। तो वो एक बहुत ही हाँ जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने इस चीज के बारे में पहले भी बात की, और अक्सर मैं क्लासेस में भी इस चीज के बारे में बात करता हूँ कि हम वो 6 महीने की मेहनत को उस 3 घंटे में कई बार खराब कर देते हैं, जब हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमारी गलती हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने आप को मोटिवेटेड रखने का, अपने आप को न्यूट्रल मोटिवेट रखने का रखने का। उस 3 घंटे के टाइम के दौरान। क्योंकि अगर उस 3 घंटे में परफॉर्म नहीं किया, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़ के आए हो, आपने मॉक में कितना अच्छा परफॉर्म किया। अगर आप उस 3 घंटे में सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो फिर तो आपको अटेम्प्ट दोबारा ही देना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं रह जाता। मैंने कोशिश की है कि जितना हमारे पास टाइम है, मैंने आपकी पूरी जर्नी को समझने की कोशिश की है। आई होप कि हमने हर उस पॉइंट को टच किया है जो एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ऐसे तो इंटरव्यू चाहे 2 घंटे तक हम यस लेते सर। रहें, बट मेरी कोशिश ये है कि मैं यस सर। उन्हीं चीजों को टच करूं जो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं, डेफिनेटली वो भी फेस कर रहे हैं। तो आपकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है। तो लास्ट में मैं चाहता हूं कि आप आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, जिनका भी एग्जाम होने वाला है, या जो किसी वजह से नहीं कर पाए हैं, उनके लिए कोई मैसेज, उनके लिए कोई वर्ड्स ऑफ विजडम जो आप बोलना चाहोगे? जब मेरा मैसेज यही है कि अपनी मोटिवेशन अगर आपको लगे आप खो रहे हो या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो किसी भी चीज से, तो
पहले रुको, 2 मिनट सोचो, अगर आपका कोई गाइड है, आप उसकी वीडियोज़ देखो, जैसे मैंने आपको फ़ॉलो किया था सर, तो हर तरीके से ऐसे यूट्यूब पे भी आपको बहुत इंस्पिरेशनल वीडियोज़ मिल जाएँगी। अपनी स्टडी टेबल पे एक अपना मोटो बनाओ और उसको चिपकाओ, उसको रोज़ देखो और अच्छे से जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो और बस वही है सर, कंसिस्टेंट रहो बस। कहीं ना कहीं आप मॉर्निंग पर्सन रहे हैं, तो इस वजह से आप सजेस्ट भी यही कर रहे हो कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ चलो, जी, वो हर किसी की अपनी एक रूटीन होती है, बट या अपनी बहुत वो अच्छा होती है लगा। सर। आपने काफी सारे पॉइंट्स हैं वो बताए हैं, काफी सारे पॉइंट्स हैं उसको हमने टच करने की कोशिश की है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ सारी बातें करके। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपके जेआरएफ के लिए और आपके पेपर 1 में 100% थैंक यू आने सर। के लिए। आई विश यू गुड लक कि आप इसी तरीके से खूब आगे बढ़ते रहिए। जल्दी ही किसी सेंट्रल स्टेट अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में एडमिशन लीजिए, तो हम आपकी पीएचडी के लिए जो भी जर्नी रहेगी उसको भी अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो उससे भी इंस्पायर हो सके। सो बेसिक आइडिया है कि हम आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंस्पायर करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ अंजलि मलिक, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे इनकी इस कंप्लीट जर्नी के साथ। और भी अभी बहुत सारे हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने AIR 1 और 100% का स्कोर किया है। वो सारी जर्नीज भी मैं 1 बाय 1 आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।